Hello dear students, all are you most welcome here in this class. आशा करता हूं कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा संगठन के महत्व। मैं आशा करता हूं कि आप भली भांति समझ चुके होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा का विषय रहेगा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अर्थात संगठन प्रक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, कर्मचारियों को अधिकार, सत्ता, कर्तव्यों एवं दायित्वों के सौंपे जाने के पश्चात ही संगठन प्रक्रिया की समाप्ति नहीं हो जाती है। अर्थात कर्मचारियों को किसी कार्य को करने के लिए उन्हें पूर्ण अधिकार या उनकी पूर्ण कर्तव्य तथा उनके लिए दायित्व सौंपे जाते हैं। तो संगठन प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। प्यारे विद्यार्थियों, मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए उन्हें कार्य के अनुसार भौतिक संसाधनों तथा कार्य करने का उपयुक्त पर्यावरण ही उपलब्ध करना परम आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां मैं बताना चाहूंगा कि मानवीय संसाधन का अर्थ है कि किसी भी उद्यम में, किसी कारखाना में कार्य करने वाले व्यक्तियों, अधिकारी, अधीनस्थ इत्यादि से है। और भौतिक संसाधनों से का अर्थ है मशीनें, टूल्स, फर्नीचर्स इत्यादि इत्यादि। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि प्रबंध के प्रथम कार्य नियोजन के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का दूसरा कार्य संगठन किया जाता है। हम सब जानते हैं कि प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन है। उस नियोजन में जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है, उनको पूरा करने के लिए प्रबंध के दूसरे कार्य के रूप में संगठन किया जाता है। अर्थात प्रबंध के संगठन कार्य को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं, जिन्हें हम एक एक करके विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य की पहचान करना एवं उसका विभाजन करना। दूसरा कदम है विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे उप विभागों में बांटना। तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज अर्थात कार्य सौंपना। चौथा है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। प्यारे बच्चों, सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। तो लीजिए, अब हम प्रत्येक कदमों को के ऊपर विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य की पहचान एवं विभाजन करना। प्यारे विद्यार्थियों, कार्य की पहचान एवं विभाजन संगठन प्रक्रिया का प्रथम कार्य की चरण है। कार्य की पहचान एवं बंटवारा करना है। इस चरण पर कुल काम अर्थात टोटल वर्क क्या करना चाहते हैं हम, टोटल वर्क को अनेक क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है, छोटी छोटी क्रियाओं में अर्थात उप क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मोबाइल का निर्माण करने वाली कंपनी की विभिन्न क्रियाएं इस प्रकार हो सकती हैं। अर्थात किसी कंपनी ने कोई मोबाइल बनाना है तो उसके लिए इस प्रकार की क्रियाएं हो सकती है। अब हम जानते हैं कि किसी मोबाइल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। तो हमें
कच्चा माल का एक अलग से एक विभाग बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल। और दूसरा तैयार पुर्जे क्रय करना। तो मोबाइल बनाने के लिए जो रेडीमेड तैयार पुर्जे होते हैं उनको खरीदने का अलग विभाग क्रिया जो है हमें करनी पड़ेगी। और तीसरा है उत्पादन, मोबाइल का उत्पादन करना, उसको प्रोड्यूस करना। चौथा है माल का स्टॉक रखना, अर्थात जो माल खरीदा जाता है या माल तैयार होता है उसका स्टॉक रखना। पांचवा है अनुसंधान, रिसर्च करना, उस मोबाइल के बारे में मार्केट रिसर्च या नई टेक्निक का रिसर्च करना, उसका अनुसंधान करना। अर्थात छठा है विज्ञापन करना, जो उत्पाद तैयार किया है, जो मोबाइल तैयार किया है उसका विज्ञापन करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना। और सातवां है विक्रय अर्थात सेल करना। आठवां है वित्त व्यवस्था, पैसे का प्रबंध, वित्त का प्रबंध करना। और नौवां है लेखांकन, अकाउंटिंग करना, लेखा हिसाब करना, रिकॉर्ड रखना। और 10वां है पत्र व्यवहार करना। और 11वां है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। अर्थात यदि कोई कंपनी एक मोबाइल बनाना चाहती है तो उस मोबाइल को बनाने के लिए निम्न उपरोक्त क्रियाएं जो मैंने आपको बताई, इतनी क्रियाओं को करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा बिंदु है हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन अर्थात विभागीकरण। प्यारे बच्चों, डिपार्टमेंटलाइजेशन रेफर्स टू फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि जो पहले से ही बनाया गया, जिस तरीके से कर्मचारियों को काम करना पड़ेगा। कंपोज्ड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड मैनेजरियल positions and their relationships with each other. As an organization grows, its departments grow and more subunits are created, which in turn add more levels of management. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि विभागीकरण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। विभागीकरण संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण कर लेने के बाद, जब मान लो कि बहुत सारी क्रियाएं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं 11 क्रियाएं हैं, के बाद विभागीकरण किया जाता है। विभागीकरण के अंतर्गत एक समान क्रियाओं का एक समूह बनाकर इसे समूहीकरण कहते हैं। एक विशेष विभाग को सौंप दिया जाता है, जैसे कच्चा माल क्रय करना, तैयार पुर्जे क्रय करना आदि को क्रय विभाग, परचेज डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, चित्र के हिसाब से तैयार पुर्जे करना आदि को क्रय विभाग कहते हैं। को तथा उत्पादन विभाग करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हम 3 क्रियाएं देते हैं। माल का स्टॉक करना, अनुसंधान इत्यादि आदि क्रियाओं को उत्पादन विभाग कहा जाता है या उसको सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट है विज्ञापन एवं मार्केटिंग। इस प्रकार विज्ञापन एवं क्रिया का विक्रय का कार्य विपणन विभाग या मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है, या उसको ये काम सौंप दिया जाता है। अर्थात उसके बाद वित्त व्यवस्था, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लेखांकन एवं पत्र व्यवहार का कार्य वित्त विभाग करता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। और ये सारा कार्य इस वित्त विभाग को सौंप दिया जाता है। अर्थात क्रियाओं के समूहीकरण एवं विभागीकरण को निम्न विभागों द्वारा संभाला जाता है। और हमारे पास जो नेक्स्ट सबसे अंत में जो क्रिया है वो होती है पर्सनल डिपार्टमेंट, अर्थात कर्मचारियों की नियुक्ति करना। प्यारे विद्यार्थियों,
नंबर 3, काम सौंपना। असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटीज। इस चरण पर या इस कदम के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पद या व्यक्ति को क्या क्या काम करने हैं। जैसे क्रय प्रबंधक को वस्तुओं को क्रय करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, विक्रय प्रबंधक को वस्तुओं के विक्रय का, और विज्ञापन प्रबंधक को विज्ञापन का, तथा इसी प्रकार वित्तीय प्रबंधक को वित्त व्यवस्था का कार्यभार सौंपा जाता है। काम सौंपते समय काम की प्रकृति तथा व्यक्ति की योग्यता का मिलान करना बहुत ही आवश्यक होता है। प्यारे बच्चों, चौथा कदम है सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स। प्यारे विद्यार्थियों, जब दो या अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो उनके मध्य संबंधों को स्पष्ट व्याख्या की जानी जरूरी होती है। इन संबंधों को रिपोर्टिंग रिलेशंस कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि कौन उसका अधिकारी या सुपीरियर है तथा कौन किसका निम्न अधिकारी अर्थात अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट है। फॉर एग्जाम्पल, क्रय विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्तियों का अधिकारी कौन होगा? क्रय प्रबंधक होगा। अर्थात उत्पादन विभाग के संबंधित सभी कर्मचारी कार्य करने वाले कर्मचारी उत्पादन प्रबंधक के अंडर होंगे। उसी से उन्हें आदेश मिलेंगे और उसी के प्रति वे उत्तरदायी होंगे। अर्थात वित्त प्रबंधक के अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारी वित्त प्रबंधक के आदेशों के अनुपालना करेंगे। विज्ञापन प्रबंधक के निम्न अधिकारी विज्ञापन प्रबंधक के आदेशों की पालना करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, निष्कर्ष रूप में या कंक्लूजन रूप में हम ये कह सकते हैं कि संगठन प्रक्रिया के पदों, भूमिकाओं, अधिकारों व संबंधों की स्पष्ट व्याख्या करके नियोजन में बताए गए उद्देश्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए ढांचा तैयार किया जाता है। इस ढांचे के आधार पर ही प्रबंध के आगे के कार्यों को पूरा किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि संगठन का प्रबंध में वही स्थान है जो मानव शरीर में हड्डियों के ढांचे का है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप भलीभांति समझ चुके होंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। कक्षा के अंत में आपको होमवर्क के तौर पे एक प्रश्न दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसको भलीभांति नोटबुक पे उतारेंगे और फिर ग्रुप में भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन इन ब्रीफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विद डायग्राम। जैसा कि मैंने आज की इस कक्षा में एक डायग्राम बनाया है, तो आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। थैंक्स, स्टे एट होम, बी सेफ।